Hello and welcome to Bhaduri Foundation. Today we will study class 12th NCERT Geography, Chapter 1 Population, Distribution, Density, Growth and Composition. हमारा भादुड़ी फाउंडेशन ऐप है जिसमें क्लास 6 से 12 तक की सारी NCERT पढ़ाई गई है. You can download that app to study all NCERT. Also subscribe our YouTube channel to get latest update. लेट्स स्टार्ट. इसमें सब इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई गई है एनसीईआरटी. आपका कम से कम टाइम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो. तो लेट्स स्टार्ट. द पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए कंट्री. इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना. पीपल जो है वो किसी भी कंट्री के सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं और इंडिया जो है सेकंड नंबर पे पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड. इंडिया की पॉपुलेशन इस टाइम 1210 मिलियन है 2011 की सेंसस के अनुसार. सच ए लार्ज पॉपुलेशन इनवेरिएबली पुट्स प्रेशर ऑन लिमिटेड रिसोर्सेस. अब क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जो रिसोर्सेस है हमारे लिमिटेड, उन पे प्रेशर पड़ना जरूरी है, होता ही है. एंड इट्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन द कंट्री, जिससे कई तरीके की सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होती है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा, रिसोर्सेस लिमिटेड है. इन दिस चैप्टर द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हम क्या पढ़ेंगे? पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, डेंसिटी क्या है, ग्रोथ क्या है और कंपोजिशन क्या है इंडिया की पॉपुलेशन का. जो सोर्सेस है पॉपुलेशन डेटा के, द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1872. 1872 में सबसे पहली जनगणना हुई थी भारत में. बट इट्स फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881. जो कंप्लीट सेंसस हुई थी वो 1881 में हुई थी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इंडिया हैज़ ए हाईली अनइवन पैटर्न है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का. कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है. उत्तर प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन, फॉलोड बाय फिर महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है, फिर बिहार और वेस्ट बंगाल. तो ये पॉपुलेशन की क्रोनोलॉजी है. इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र की, बिहार और वेस्ट बंगाल. सच एन अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन माने अनइक्वल, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन माने प्लेस टू प्लेस वेरी कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन की. इन इंडिया सजेस्ट ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर. तो इससे पता लगता है क्योंकि देयर इज ए डिफरेंस इन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो कौन से फैक्टर हैं जिससे ये चेंज होता है. ये फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर हो सकते हैं. एज फार एज द फिजिकल फैक्टर्स आर कंसर्न, इट इज़ क्लियर दैट क्लाइमेट अलोंग द टेरेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लार्जली डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. जहाँ तक फिजिकल फैक्टर्स की बात है तो वहाँ का क्लाइमेट किसी भी एरिया का, वहाँ का टेरेन कैसा है, ज़मीन कैसी है, पानी है कि नहीं, ये सारे जो फैक्टर हैं वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं. नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, नॉर्थ में मैदानी क्षेत्र है. डेल्टास एंड कोस्टल प्लेन्स हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन. तो नॉर्थ के मैदानी क्षेत्र में, डेल्टा और कोस्टल एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है देन द इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द साउदर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्टेट्स. इसके मुकाबले जो कि साउदर्न में, इंटीरियर में स्टेट्स है. हिमालयाज, सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न स्टेट्स के मुकाबले जो पॉपुलेशन है वो प्लेन्स में और डेल्टास और कोस्टल एरिया में ज़्यादा पाई जाती है. अमोंग द सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल फैक्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इम्पोर्टेंट वंस आर इवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर. अगर हम सोशियो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल फैक्टर की बात करें जो कि पॉपुलेशन का अफेक्ट करता है, वो है सेटल्ड एग्रीकल्चर, एक फैक्टर है. एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. तो ये सारे फैक्टर हैं जिससे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट होता है. क्या क्या?
सेटल्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ। ह्यूमन सेटलमेंट कैसा पैटर्न है, डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं, इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे लगी है, अर्बनाइजेशन कहाँ पे हुआ है, वहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। रीजन्स फॉलिंग इन द रिवर प्लेन्स एंड कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया हैज़ रिमेन्ड द रीजन्स ऑफ लार्जर पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन। जो रीजन जो है वो रिवर प्लेन्स के आसपास पड़ते हैं, कोस्टल एरिया में पड़ते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहा है। अर्बन रीजन्स ऑफ Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru, Pune, Ahmedabad, Chennai and Jaipur have high concentration of population due to industrial development and urbanization, drawing a large number of rural urban migrants. जो मेट्रोपॉलिटन अर्बन सिटी है वहाँ पे रूरल अर्बन माइग्रेंट्स की वजह से भी पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितने पॉपुलेशन है उसको डेंसिटी पॉपुलेशन बोलते हैं। इट हेल्प्स इन गेटिंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी से स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगता है। रिलेटेड टू स्पेस, स्पेस स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन रिलेशन टू लैंड। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इन 2011 इज 382 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो 2011 की सेंसस के हिसाब से इंडिया की जो डेंसिटी है वो 382 पीपल है, 382 लोग ऑन एन एवरेज है, पर स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। स्पेशल वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटीज इन द कंट्री विच रेंजेस फ्रॉम एज लो एज 17% स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश टू 11,297 पर्सन्स इन नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये एवरेज है 382 लोगों का, लेकिन अगर एक्सट्रीम देखा जाए तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग भी रहते हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और एक ही स्क्वायर किलोमीटर में 11,297 लोग भी रहते हैं जो कि दिल्ली में है, एनसीआर दिल्ली में। एवरेज देखें तो 382 है। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, टोटल पॉपुलेशन नेट कल्टीवेटेड एरिया से डिवाइड करेंगे तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी आ जाएगी। टोटल पॉपुलेशन को नेट कल्टीवेटेड एरिया से डिवाइड करें तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी आ जाएगी। अगर एग्रीकल्चर डेंसिटी कैलकुलेट करें तो टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो नेट कल्टीवेबल एरिया से तो एग्रीकल्चरल डेंसिटी आ जाती है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे होता है? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। इट्स रेट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। जो ग्रोथ है उसको परसेंटेज में नापते हैं हम। पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ 2 कंपोनेंट्स, नेचुरल और इंड्यूस्ड। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के जो कंपोनेंट हैं वो 2 हैं, नेचुरल और इंड्यूस्ड। वाइल द नेचुरल ग्रोथ इज एनालाइज्ड बाय नेचुरल ग्रोथ कैसे नापा जाता है? असेसिंग द क्रूड बर्थ एंड डेथ रेट्स। द इंड्यूस्ड कंपोनेंट्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द पीपल इन एनी गिवन एरिया। तो नेचुरल ग्रोथ रेट तो है बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस, और इंड्यूस्ड मतलब बढ़ाई हुई, प्रोत्साहित की हुई जो इंक्रीज है डेंसिटी की वो है माइग्रेशन की वजह से, जो कि इनवर्ड और आउटवर्ड होता है। इमिग्रेशन मतलब जहाँ पे इमिग्रेशन होता है आई वाला, तो वहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है। जहाँ पे एमिग्रेशन होता है एग्जिट वाला ई वाला, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाता है। तो द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज 1.64% इन 2011। तो 2011 की जो सेंसस है उसके हिसाब से इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 1.64% है। देयर आर 4 डिस्टिंक्ट फेसेस ऑफ ग्रोथ आइडेंटिफाइड विद इन दिस पीरियड।
तो पॉपुलेशन ग्रोथ के 4 डिस्टिंक्ट अलग अलग फेसेस हैं बढ़ने के। तो जो फर्स्ट फेस है द पीरियड फ्रॉम 1901 टू 1921, 1901 से 1921 तक is referred as the period of stagnant stationary phase of growth of India's population। फर्स्ट फेज जो कि 1901 से 1921 तक है, उसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लगभग स्टैगनेंट रहा, ना ज़्यादा ग्रोथ ना ज़्यादा डिक्लाइन। सिंस इन दिस फेज पीरियड ग्रोथ रेट वाज वेरी लो, क्योंकि इसमें ग्रोथ रेट जो थी वो बहुत ही कम थी। इवन रिकॉर्डिंग ए नेगेटिव ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1911 टू 21, बल्कि पॉपुलेशन में जो ग्रोथ थी वो नेगेटिव थी। कब? 1911 से 1921, 10 साल तक। क्यों? क्योंकि बोथ बर्थ एंड डेथ रेट वर हाई, बर्थ रेट भी ज़्यादा थी, डेथ रेट भी ज़्यादा थी। 1911 से 21 के बीच में डेथ रेट जो है वो बर्थ रेट से भी ऊपर चली गई थी, इसलिए नेगेटिव ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन का। और पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी, मेडिकल सर्विसेज, इलिटरेसी ऑफ पीपल एट लार्ज एंड इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज वर लार्जली रिस्पॉन्सिबल थी इसके लिए कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लगभग स्टैगनेंट सा रहा। सेकेंड फेज में क्या हुआ? द डिकेड 1921 टू 1951 को सेकेंड फेज बोलते हैं, आर रेफर्ड एज द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ तेजी से बढ़ी। एन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ एंड सैनिटेशन थ्रू आउट द कंट्री ब्रोट डाउन द मोर्टेलिटी रेट। क्यों? क्योंकि इम्प्रूवमेंट हो गया हेल्थ कंडीशन में, जिससे मोर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट कम हो गई, लेकिन अभी भी बर्थ रेट तो हाई थी, इसलिए पॉपुलेशन स्टीडली बढ़ने लगी। द क्रूड बर्थ रेट रिमेंड हाई इन दिस पीरियड लीडिंग टू द हायर ग्रोथ रेट। थर्ड फेज जो कि 1951 से 1981 तक है, 1951 टू 1981, आर रेफर टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहा जाता है इस पीरियड को इन इंडिया, विच वॉज कोज्ड बाय रैपिड फॉल इन द मोर्टेलिटी रेट बट ए हायर फर्टेलिटी रेट ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। क्यों हुआ? क्योंकि मोर्टेलिटी रेट में बहुत ज़्यादा कमी हो गई ड्यू टू बेटर मेडिकल फैसिलिटी, लेकिन स्टिल फर्टिलिटी रेट वॉज हाई। इट इज़ इन दिस पीरियड after the independence that development activities were introduced through a centralized planning process and economy started showing up, ensuring the improvement of living conditions of people at large। इसी समय में development took place and through the centralized planning and living conditions of the people has also improved। That is why the mortality rate has gone down drastically। Besides increased international migration, bringing in Tibetans, Bangladeshis, Nepalis and even people from Pakistan contributed to the high birth rate। इसके साथ साथ बर्थ रेट तो बड़ी इंटरनेशनल माइग्रेशन भी हुआ, जिस वजह से भी पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ थर्ड फेज में। फोर्थ फेज पोस्ट 1981 टिल प्रेजेंट आज तक के फेज को 1981 के बाद फोर्थ फेज कहते हैं। ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन थ्रू रिमेंड हाई हैज स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाउएवर स्टिल हाई इन द कंट्री। ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन की वो अभी भी ज़्यादा थी, एंड इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड बाय द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल टच 1350 मिलियन बाय 2025। और ऐसा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रोजेक्शन है कि 2025 तक इंडिया की पॉपुलेशन 1350 मिलियन हो जाएगी। रीजनल वेरिएशंस इन पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसमें भी रीजनल वेरिएशन है, ना कि स्पेशल वेरिएशन है डेंसिटी में, बल्कि जहाँ से ग्रोथ हो रही है वहाँ पे भी कहीं पे ग्रोथ ज़्यादा है पॉपुलेशन की, कहीं पे कम है। ए कंटिन्यूस बेल्ट ऑफ स्टेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट
north and north central parts of the country has relatively high growth rate than the southern states. तो साउदर्न स्टेट के मुकाबले जो नॉर्दर्न और सेंट्रल स्टेट हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा रखी मानी गई है होती है. कंटिन्यूस बेल्ट ऑफ स्टेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ सेंट्रल पार्ट्स इन द कंट्री हैज रिलेटिवली हाई बर्थ रेट, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है वहाँ पे. एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज द ग्रोथ ऑफ इट्स एडोलेसेंट्स. एक पॉपुलेशन ग्रोथ का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है नवयुवकों की, एडोलेसेंट्स की पॉपुलेशन में काफ़ी ग्रोथ है. एट प्रेजेंट द शेयर ऑफ एडोलेसेंट्स अप टू द एज ऑफ 10 to 19 ईयर्स इज अबाउट 20.9% इन 2011. तो 2011 की सेंसस देखें हम तो इसमें जो टोटल पॉपुलेशन में 10 से 19 साल के जो लोग हैं वो 20.9% है. अमोंग विच मेल एडोलेसेंट्स कॉन्स्टिट्यूट 52.7%, जिसमें कि मेल जो वयस्क है वो 52.7% है और जो फीमेल एडोलेसेंट्स है वो 47.3% है. इसका मतलब जेंडर डिफरेंस है. द एडोलेसेंट पॉपुलेशन दो रिगार्डेड एज यूथफुल पॉपुलेशन हैविंग हाई पोटेंशियल्स but at the same time they are quite vulnerable if not guided and channelized properly. तो क्योंकि जो एडोलेसेंट्स है वो कंट्री की पावर भी होती है, यूथ भी जो है उनकी पोटेंशियल ज़्यादा होती है, लेकिन अगर उनको ठीक से उनकी शक्ति को ठीक से चैनलाइज ना किया जाए तो वो वल्नरेबल भी होती है मिसगाइड होने के लिए. तो द नेशनल यूथ पॉलिसी, इसी के लिए नेशनल यूथ पॉलिसी बनाई गई है. One example which has been designed to look into overall development of our large youth and adolescent population को डेवलपमेंट के लिए नेशनल यूथ पॉलिसी बनाई गई है. नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 लॉन्च इन February 2014 proposes a holistic vision for the youth of India. 2014 में होलिस्टिक मिशन के साथ नेशनल यूथ पॉलिसी को स्टार्ट किया गया. NYP 2014 has defined youths persons in the age of 15 to 29. तो नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के अनुसार यूथ जो है उसका एज ग्रुप 15 से 29 साल माना गया है. 15 से 29 ईयर्स को यूथ माना गया है इस पॉलिसी के अनुसार. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट. गवर्नमेंट ने फॉर्म की है नेशनल पॉलिसी स्किल डेवलपमेंट के लिए भी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2015 टू प्रोवाइड एन अम्ब्रेला फ्रेमवर्क टू ऑल स्किलिंग एक्टिविटीज़. अब है पॉपुलेशन कंपोजिशन के पॉपुलेशन में किस किस तरह के लोग और सेक्शन है. तो पॉपुलेशन कंपोजिशन इज ए डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी विद इन पॉपुलेशन ज्योग्राफी विद ए वास्ट कवरेज ऑफ एनालिसिस ऑफ एज. लोगों की एज क्या है पॉपुलेशन में, सेक्स क्या है, लड़का है लड़की, प्लेस ऑफ रेसिडेंस कहाँ रहते हैं, अर्बन में या रूरल में, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ट्राइब्स है कि नहीं, लैंग्वेज क्या, रिलीजन क्या, मैरिटल स्टेटस, लिटरेसी, एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो इन सब की जो स्टडी करते हैं उसे पॉपुलेशन कंपोजिशन बोलते हैं. रूरल अर्बन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बाय द रिस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ रेसिडेंस इज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. तो किसी भी पॉपुलेशन का सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है तो ये देखना पड़ेगा कि वो रूरल एरिया में रहते हैं या अर्बन एरिया में रहते हैं. 68.8% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज. 2011 की सेंसस के अनुसार 68.8 लोग गांव में रहते हैं. बिहार एंड सिक्किम हैव वेरी हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन. बिहार में और सिक्किम में ग्रामीण पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. स्टेट्स ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र हैव ओनली लिटिल ओवर हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन विलेजेस. जबकि गोवा और महाराष्ट्र में रूरल पॉपुलेशन बहुत कम है जो गांव में रहती हो. लिंग्विस्टिक कंपोजिशन. इंडिया इज ए लैंड ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाला देश है भारत. देयर आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. इसमें 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है एंड ए नंबर ऑफ नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोडिफाइड है, शेड्यूल्ड है. अमोंग द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस द स्पीकर्स ऑफ द हिंदी
एंड द हाईएस्ट परसेंटेज। हिंदी बोलने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं। स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप्स आर संस्कृत, बोडो एंड मणिपुरी स्पीकर्स। 2011 के अनुसार जो सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है उसमें संस्कृत, बोडो और मणिपुरी आती है। द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ religious communities in the country shows that there are certain states and districts having large numerical strength of one religion। तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजन बेसिस पे करें तो एक देखा जाता है कि कई स्टेट्स हैं जहाँ पे एक रिलीजन के लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, किसी भी एक रिलीजन के। मुस्लिम्स द लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़ आर कॉन्सेंट्रेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। मुस्लिम है जो सबसे बड़ी धार्मिक कम्युनिटी है वो ज़्यादातर जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्टली इन रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में पाई जाती है। जैन्स हैव मेजर कॉन्सेंट्रेशन इन द अर्बन सेंटर। धार्मिक आधार पर देखें तो जैन्स जो हैं वो ज़्यादातर अर्बन सेंटर में बसे हुए हैं। अदर रिलीजन्स ऑफ इंडिया इंक्लूड जोरास्ट्रियंस, ट्राइबल एंड अदर इंडिजिनस फेथ्स एंड बिलीव्स। कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन देखें कितने लोग वर्किंग है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। तो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू दियर इकोनॉमिक स्टेटस डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, नेमली वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स। तो 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं अगर वर्किंग पॉपुलेशन को देखना है। तो जो वर्कर हैं जो काम करते हैं, मार्जिनल वर्कर जो कभी कभी काम करते हैं, नॉन वर्कर जो काम करते ही नहीं है, जो एम्प्लॉयड नहीं है। स्टैंडर्ड सेंसस डेफिनेशन, मेन वर्कर इज ए पर्सन हु वर्क्स फॉर एटलीस्ट 183 डेज। मेन वर्कर हम उसको कंसीडर करते हैं जो कम से कम 183 दिन काम करे। इससे अगर कम करता है या 6 मंथ, अगर इससे कम उसे काम मिलता है या करता है तो उसे मार्जिनल वर्कर बोला जाएगा। वर्कर इज ए पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 183 डेज और लेस देन 6 मंथ, तो उसे मार्जिनल वर्कर बोला जाएगा। जो काम करता ही नहीं है वो नॉन वर्कर होगा। प्रमोटिंग जेंडर सेंसिटिविटी थ्रू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोशल कैंपेन। द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर इज बिलीव्ड टू बी ए नेचुरल एंड बायोलॉजिकल। सोसाइटी जो मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर में डिवाइडेड है। The biological difference become the basis of social differentiations, discriminations and exclusion। तो जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है वो भी सोशल डिफरेंशिएशन का या सोशल डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन गया है, जो कि नहीं बनना चाहिए। ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज 2011 में सेंसस हैज डिवाइडेड द वर्किंग पॉपुलेशन इनटू 4 कैटेगरी। तो 2011 में सेंसस ने जो है वर्किंग पॉपुलेशन को 4 भागों में डिवाइड किया है। कल्टीवेटर, एग्रीकल्चरल लेबर्स, हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल वर्कर्स और अदर वर्कर्स में। द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इज रिलेटिवली हाई इन द प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर लेडीज से ज़्यादा काम करती है खेत वगैरह में। दो इन द रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन ए सम इम्प्रूवमेंट इन द वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर में भी हालांकि अब कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। लेडीज़ों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। ए शिफ्ट ऑफ डिपेंडेंस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम फार्मिंग बेस्ड ऑक्यूपेशन टू नॉन फार्म बेस्ड इंडिकेटिंग ए सेक्टरल शिफ्ट इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। लोगों की जो डिपेंडेंस है प्राइमरी सेक्टर से हट के सेकेंडरी और टर्जरी में जाना, ये भी सेक्टोरल शिफ्ट को बताता है इकोनॉमी की कंट्री की। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर।